हेलो साथियों, तो स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। आज हम प्रमुख सारे अधिनियम को देखेंगे। आप देखेंगे हर एग्जाम में अधिनियम से क्वेश्चन जरूर रहता है। तो हम एक एक करके हर एक अधिनियम को देखेंगे। तो चलिए पहला थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान के विकास में संक्षिप्त इतिहास को देख लेते हैं। तो 1857 की पलासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया। आप जानते होंगे इस बात को। जीते जाने के बाद जो है बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा था। जब अक्सर का युद्ध हो गया तो इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। जब 1764 में वो युद्ध को जीत लिए तो सोचे कि जब शिकंजा हमारे भारत पे कस चुके थे तो उन्हीं जो है उन्हीं शासन को इसी शासन को बनाए रखने के लिए समय समय पर क्या किए, कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी, जो निम्न है। देखते हैं इन जो सीढ़ियां बनी वो निम्न है। सारे एक्ट को हम एक बार और उनकी जो विशेषताएं हैं पढ़ लेंगे। पहला हम देखते हैं 1717 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक जो है संवैधानिक महत्व है। जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण है। तो पहला इसका एक प्रावधान हम देखेंगे, एक महत्व जो है इसका देखेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। पूछा भी जाता है कि जो है भारत में जो कंपनी थी उनके कार्य को नियंत्रण और नियंत्रित करने के लिए नियमित और नियंत्रित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार का उठाया गया पहला जो कदम था वो किस एक्ट में है, तो 1773 का एक्ट में है। इसको याद रखेंगे। और देखते हैं कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। 1773 एक्ट के तहत जो है हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है। आप किसी भी एग्जाम को देखिए, मैं बीपीएससी प्री के लिए भी बोल रही हूँ, किसी भी एग्जाम को देखिए तो देखिए क्या है कि इसके द्वारा पहली बार जो है कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। फिर देखते हैं कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। क्या रखी गई थी? इसके द्वारा केंद्र में जो है प्रशासन करने की नींव रखी गई थी। 1773 के एक्ट से तो याद रखेंगे कि केंद्र में प्रशासन करने की नींव रखी गई थी और कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिल चुकी थी। और ये पहला जो एक्ट है जिसने जो है कंपनियों के कार्य को नियंत्रित और नियमित करने के लिए लाया गया था। अब इस एक्ट की जो है विशेषताओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला विशेषता हम इस एक्ट को देखते हैं साल 1773 का कि इस अधिनियम द्वारा 1773 के एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है जनरल के बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का नाम दिया गया तथा मुंबई और मद्रास गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो 1773 का एक्ट है उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया। पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर बोला जाता था, अब गवर्नर जनरल का पद दिया गया। ये सब आप कई बार पढ़ चुके होंगे। मैं थोड़ा इधर से जल्दी निकलती हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट वहाँ पर। तो देखिए मद्रास और मुंबई को जो है मद्रास और मुंबई का जो गवर्नर था वो बंगाल के अब अधीन कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत जो है बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग थे। तो इस एक्ट के 1773 के एक्ट के तहत अगर पूछा जाए कि प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन बना था तो वारिंग हेस्टिंग थे, लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग याद रखेंगे, लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता जो है इस एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंटी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें कलकत्ता प्रेसिडेंटी में एक ऐसी सरकार स्थापित की जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तो जो है इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक प्रेसिडेंटी थी, उसमें एक ऐसी सरकार गठित की गई थी जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के ये 4 सदस्य थे। 4 सदस्यों को याद रखेंगे और अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। फिर देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो है कलकत्ता में इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में जो है 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसे मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रमुख थे सर एलिजा एम्पे। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है कि जो है 1774 में जो है 1773 एक्ट के तहत 1774 में जो है कलकत्ता में एक हाई कोर्ट बोली उच्चतम न्यायालय ना सुप्रीम कोर्ट का जो है स्थापना किया गया। और इसमें जो एक अध्यक्ष था और एक मुख्य न्यायाधीश थे और जो है अन्य 3 थे। तो जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम थोड़ा सा याद रख लेंगे, सर एलिजा एम्पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य न्यायाधीश देखेंगे तो चैम्बर, लिमेंस्टर और हाइट थे। आगे तीसरे पॉइंट में देखते हैं, चौथे पॉइंट में कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से
उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत जो कंपनियों को जो निजी व्यापार करना है या भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था, तो 1773 का एक्ट याद रखें। पांचवा पॉइंट है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्ट के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। तो जो है 1773 के एक्ट के तहत जो है उसके तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो था वो सशक्त हो गया था। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। यानी कि इससे जो है भारत में है जो राजस्व का या नागरिक का या सैन्य मामले का जो भी जानकारी है वो ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया था या आवश्यक कर दिया गया था 1773 के एक्ट से। फिर हम आते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि कब है, तो 1881 का है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। थोड़ा सा देख लेंगे। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे करती हूँ। तो देखते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट की कंपनियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 थी ना, उनमें जो कमियां थी, कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट में के अनुसार कलकत्ता को जो है इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, ओडिशा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार जो है वो प्रदान कर दिया गया था। तो जो सेटलमेंट एक्ट है 1781 के तहत जो है वो जो है कलकत्ता को अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का, कानून बनाने का जो है अधिकार प्रदान कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखते हैं 1784 बिल्कुल याद रखें, कई बार क्वेश्चन बच चुका है। 1784 का पिस्ट इंडिया एक्ट। 1784 का क्या है, पिस्ट इंडिया एक्ट है। पिस्ट इंडिया एक्ट से इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ है, तो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट व्यापारी मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। देखिए आज की जो राजनीति है वो कंट्रोल में नहीं रह रही है, तो इसे याद रख लेंगे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो राजनीति के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जो है व्यापारी मामलों के लिए था। और आगे बढ़ते हैं। ये 1784 का जो पिट्स एक्ट खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम। ये सब सारे अधिनियम से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हम बिल्कुल ही ध्यान में रखेंगे। 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा जो है नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन निधि को भारत राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। कहने का मतलब ये है कि जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बना था या बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, उसका जो है उसके जो कर्मचारी थे उनको वेतनाध, मतलब कि वेतन देना जो है वो भारतीय राजस्व में से उनके देने की व्यवस्था बनाई गई। कब, तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखते हैं 1813 का, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1813 का देखेंगे तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता हम देख लेंगे 1813 की, कि कंपनी का जो अधिकार पत्र है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या है कि कंपनियों का अधिकार पत्र 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। दूसरा क्या है कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया था। यानी कि कोई भी कंपनी जो अब एक अधिकार के साथ व्यापार नहीं करेगी उसे खत्म कर दिया गया था। किंतु उसे जो चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त है। मगर ये सब तो हो गया था कि पूरा जो एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, परंतु जो चीन के साथ व्यापार करना था या पूर्वी जो देश थे उनके साथ जो है चाय चाय के व्यापार के संबंध में जो है 20 वर्षों के लिए जो है एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश, आगे बढ़ते हैं, कुछ सीमाओं के अधीन सभी जो ब्रिटिश हैं, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। और 1813 के पहले जो है मतलब कि कुछ सीमा के अंदर कुछ कानून वानून बना के जो है वो क्या किया गया कि नागरिकों के लिए भारत के साथ जो है व्यापार खोल दिया गया। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चारों पॉइंट है कि 1813 के पहले जो है ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, किंतु 1813 से अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को यह आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। तो ये भी पूछा जाता है, तो ये भी 1813 का याद रख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे थोड़ा सा 1833 का एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, तो देख लेते हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम देखेंगे। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं सारे पॉइंट वाइज देख लेंगे, जैसे 1 2 3 4 है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो ये जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा कंपनियों को जो है कंपनियों के व्यापारिक अधिकार जो थे पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। कंपनी जो व्यापार करने का अधिकार था वो पूर्णतः समाप्त किसमें कर दिया गया, तो 1833 का चार्टर एक्ट। और एक पॉइंट तो हम लोग समझ लिए, दूसरे पॉइंट में है कि अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। अब जो है कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से
मात्र भारत भारत का शासन करना रह गया था और कंपनी लोग सिर्फ क्या था कि भारत पर शासन करेंगे। ठीक है, तीसरे पॉइंट में हम चलते हैं। तीसरे में कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो याद रख लेंगे 1833 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कई बार आप पढ़ चुके होंगे। चौथे पॉइंट में देखेंगे कि बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। हम लोगों ने देखा था कि 1893 था, उसमें क्या हुआ था कि जितने भी बम्बई थे, मद्रास थे, उनका जो है विधि बनाने का जो है बंगाल के पास आ गया था शक्ति। पर इसमें क्या हुआ है कि जो है चौथे पॉइंट में बम्बई और मद्रास की परिषदों से विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया 1833 के एक्ट से। याद रखेंगे। पांचों पॉइंट है कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल परिषद की विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। कहने का मतलब है कि विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। पूछा जाता है कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधि सदस्य चौथे जो शामिल हुए थे वो किस अधिनियम में? तो 1833 के अधिनियम में। ठीक है, याद रखेंगे। हम छठा में देखते हैं कि भारत में दास प्रथा विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था और 1843 में उनका उन्मूलन कर दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि किस अधिनियम में जो है दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम में। सातवें पॉइंट है कि इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग आधार पे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो इस पॉइंट को देख लेते हैं कि जो है बोला गया कि ऐसे इसमें धारा था एक 87 वाला, उसमें जो है कंपनी के अधीन पद धारण के लिए जो है किसी को भी जाति, धर्म या रंग ये सिर्फ के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाने का उपबंध किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार जो है। तो आठवां पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था। तो इसमें जो है बजट तैयार करने का भी अधिकार दे दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। फिर देखते हैं कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इस कार्य के लिए जो है विधि आयोग। देखिए, इसमें एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट क्या याद रखना है कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। देखिए, मैं सीजीएल का एग्जाम में पिछले बार बैठी तो उसमें पूछा हुआ था कि विधि आयोग का जो है संबंध किस चार्टर एक्ट से था, तो वो 1833 के चार्टर एक्ट से था। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। और उस समय ही जो है 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हो गया था। और आगे हम बढ़ते हैं। अब 1853 का बारी है। जो देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम देखते हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम, तो 53 में देखते हैं कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, तो इसको भी हम पॉइंट वाइज समझेंगे। इसका पहला विशेषता है कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर इस जो सेवा थे उनमें नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की। कहने का मतलब है कि सिर्फ नाम से जो है सेवा में उनकी नियुक्ति हो जाती थी, पर अब क्या हुआ कि अब जो है इन पदों पर जो है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर ही व्यवस्था की गई। किससे? तो अगर पूछा जाए कि जो 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम है उसी के तहत जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर व्यवस्था करी भरने की पदों की भरने की व्यवस्था किससे? तो 1853 के चार्टर एक्ट से। याद रखेंगे। और आगे देखते हैं। इसके तहत 1854 में मैकाले की समिति की नियुक्ति की गई। और दूसरा पॉइंट है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी और प्रशासनिक कार्यों के अलग कर दिए गए। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस एक्ट से जो है वो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो 1853 के चार्टर एक्ट से जो है गवर्नर जनरल के विधायी विधायी और प्रशासनिक कार्यों के अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता है। तो याद रखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट में जो है 6 नए पार्षद जोड़े गए हैं जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता है। तो ये विशेषता थी 1853 की। अब 1858 की हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 1858 की। तो देखते हैं कि एक मिनट। 1858 में याद रख लेंगे कि अब तक हम चार्टर पढ़ रहे थे, पर अब क्या है कि भारत सरकार 1858 का भारत शासन अधिनियम है। क्या है? भारत शासन अधिनियम है। अब तक चार्टर था, 1853 तक ही चार्टर रहता है, 1858 से भारत शासन अधिनियम हो जाता है। तो देखते हैं कि इस अधिनियम की जो है विशेषताएं हैं। तो इस अधिनियम की विशेषताओं को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला जो है कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। तो 1858 की विशेषता पहला ये है कि जो शासन है अब कंपनी में नहीं है, क्राउन के हाथों में सौंपा गया है। दूसरी विशेषता देखेंगे तो भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। से पूछा जाए कि भारत में मंत्री पद की जो व्यवस्था है वो मंत्री पद की व्यवस्था जो है वो किस शासन अधिनियम से है?
तो 1858 के भारत शासन अधिनियम से मंत्री पद की व्यवस्था की गई। फिर है कि 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। इस समय जो है 15 सदस्यों की जो है भारत परिषद का भी सृजन किया गया है। 8 जो ब्रिटिश सदस्य और 7 जो है कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा चुने गए थे। चौथा पॉइंट है कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित होती है, यानी कि अब जो भी भारतीय मामले रहेंगे उसको ब्रिटिश संसद देखेगी। अब कोई कंपनी नहीं देख रही है, अब कौन देखेगी? ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। पांचवा देखते हैं, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। पूछा जाता है मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त किया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। आगे बढ़ते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्ट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया, जो बना हुआ था 1884 में देखे थे हम लोग, तो उसको जो है समाप्त कर दिया गया। फिर भारत में जो है संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत सचिव की नियुक्ति की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत जो है किस जो है भारत शासन अधिनियम में जो है किस भारत शासन अधिनियम में जो है वो संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम है, जिसमें जो है भारत में संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो देखते हैं कि वह जो है वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी, जो ये भारत सचिव था ना, वो अपना कोई भी कार्य के लिए जो है वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। भारत जो हमारे भारत में प्रशासन चल रहा था वो ब्रिटिश संसद का संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का जो है वाक्य है अंतिम होता था, चाहे वह नीति विषय में हो या ब्यौरे के विषय में हो, यानी कि कुछ भी हो, सही गलत सब उसी का फैसला होता था। 8 पॉइंट में क्या बताया गया कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अंत में इस समय गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग थे वो अंतिम वायसराय एवं प्रथम सॉरी इस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग वो अंतिम गवर्नर जनरल है एवं प्रथम वायसराय बन गए। तो याद रख लेंगे इस समय कौन है? लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय बन गए थे। तो ये पॉइंट था 1858 के चार्टर एक्ट का। किसका था? 1858 के चार्टर एक्ट का। और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। तो बारी है 1858 के बाद 1861 का भारत जो है परिषद अधिनियम है। क्या है? भारत परिषद अधिनियम। नाम में ही कुछ डिफरेंट है और इनके प्रावधान भी डिफरेंट हो जाते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखते हैं इस अधिनियम की विशेषताएं हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो 1861 में क्या हुआ है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। जो गवर्नर जनरल था, हम लोग देख रहे हैं आगे से कि उनका परिषद था, तो जो कार्यकारिणी परिषद था उसका विस्तार हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1861 में है विभागीय प्रणाली, विभाग बनने लगे। जैसे अभी कैसे कृषि मंत्रालय है, उद्योग मंत्रालय है, तो इसी तरह विभाग बनने लगे। तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तीसरा पॉइंट इसका हम देखेंगे तो गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि गवर्नर जनरल को पहली बार जो है गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किसमें? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। किसमें? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो है वो अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। ऐसे जो अध्यादेश थे उसकी अवधि कितनी होती थी? मात्र 6 महीने होती थी। आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत एवं पंजाब विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की। यानी कि अब गवर्नर जनरल जो है बंगाल में भी, उत्तर पश्चिमी सीमांत कहने का मतलब है कि राजस्थान वाला क्षेत्र, और पंजाब में जो है विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति की गई। अब हम पांचवा पॉइंट देखेंगे कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत। यानी अगर पहली बार अगर भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में शामिल किया। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित करता था। कहने का मतलब है कि वायसराय जो था कुछ भारतीयों को जो है विस्तारित जो परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य नहीं गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित कर सकता था। ये प्रावधान थे। ये जो सारे प्रावधान थे वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम का था। आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं पॉइंट भी पढ़ लेंगे। नोट्स जो किया हुआ कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया। जैसे हम लोग देखें कि 1861 में जो है भारतीयों को मनोनीत करना शुरू हो गया था, तो इस समय
वो लोग जो है लॉर्ड कैनिंग ने जो है भारतीय बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा दिनकर राव को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया था। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं छोटा छोटा सा अधिनियम है 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा जो है उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडियन कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया, तो 1873 के 73 ही है ना, 1873 के अधिनियम के तहत जो है कंपनी को भंग कर दिया गया। कब भंग कर दिया गया? 1 जनवरी 1884 को भंग कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, शाही उपाधि अधिनियम 1876। तो इस अधिनियम द्वारा शाही उपाधि अधिनियम 1876 जो है, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग कार्य में सौंपा गया। और 28 जनवरी 1876 को एक घोषणा द्वारा जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया। बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है किस अधिनियम से, तो शाही उपाधि अधिनियम 1876। और कब ये किया गया, तो देखते हैं कि 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा, 28 अप्रैल 1876 की एक घोषणा के द्वारा जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। तो ये डेट भी याद रखेंगे, 28 अप्रैल 1876, और ये भी याद रखेंगे शाही उपाधि अधिनियम 1876, और ये याद रखेंगे महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं भारत जो है, भारत क्या है, भारत नहीं, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। क्या है? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो इस अधिनियम की जो है मुख्य विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। 1892 के भारत परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो पहला हम देखेंगे, तो पहला की अप्रत्यक्ष प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। पहला इसका पॉइंट क्या है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में हुई, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व और व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति, बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है कि किस अधिनियम के तहत जो है वो बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। तो ये 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है वो जो है इसके द्वारा राजस्व या व्यय पर बजट बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। किसमें? 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लोमेंटो सुधार कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन बनता है, तो चलिए देखते हैं इसकी विशेषता 1909 के भारत परिषद अधिनियम मार्लोमेंटो सुधार को। तो पहला इसका विशेषता है कि पहली बार जो है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व उपबंध किया था। ये आप भी जानते होंगे कि पहली बार जो है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। फिर देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो है मुस्लिम सदस्यों को जो है चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ऐसा था कि इसमें जो है मुस्लिम चुनाव हो रहा है तो मुस्लिम लोग ही जो है वो मतदान कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार जो है विधायक में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को मंजूरी मिला था इस अधिनियम के तहत। आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार जो है इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान की है। ये बिल्कुल याद रखेंगे कि इस प्रकार जो है अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। लॉर्ड मिंटो को जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। आगे बढ़, तो देखिए ये इसमें थे कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जो जनक के रूप में जाना गया। सेकंड पॉइंट इसका क्या है कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। जो भी भारतीय सचिव थे या जो भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई, किससे? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम से। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने लगे। केंद्र हो या प्रांत हो, उसमें जो विधान परिषदें थी, परिषदों में क्या किया गया, पहली बार बजट पर वाद विवाद करने लगे। तो पूछा जाता है कि पहली बार बजट पर वाद विवाद जो है किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1909 के अधिनियम, जिसे मार्लेमेंटो अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, सार्वजनिक हित के लिए विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने, मत देने का अधिकार मिला। याद रख लेंगे कि कोई भी सार्वजनिक हित है उसके विषयों पर जो है प्रस्ताव पेश करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए मतदान का अधिकार पहले अभी तक नहीं मिला होता। तो 1909 के अधिनियम से जो है वो मतदान देने का अधिकार मिला भी, और प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न मुखिक होता है, ये जानते हैं। प्रांतीय, चौथा पॉइंट की प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। जहाँ पे प्रांतीय विधान परिषद है उनकी संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कारिणी परिषद के प्रथम भारतीय बने थे।
जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे वो प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें जो है विधि विधि सदस्य बनाया गया और इस अधिनियम के तहत जो है प्रेसिडेंटी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। छठा पॉइंट है कि इस अधिनियम के तहत जो प्रेसिडेंटी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए जो अलग प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया, तो ये प्रावधान किया गया। तो ये भी याद रखेंगे कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें जो है वो प्रेसिडेंटी कॉर्पोरेशन है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय जमींदारों के लिए सबके लिए जो अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। थोड़ा सा आगे बढ़ के इस नोट को भी देख ही लेते हैं। नोट में क्या है कि 1909 के जो है मार्ले जो थे, मार्ले, लॉर्ड मार्ले, क्या लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, यानी कि भारत की तरफ से इंग्लैंड में थे मार्ले, लॉर्ड मार्ले। और मिंटो जो थे वे भारत के वाइसराय थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला जो अधिनियम है 1909 का भारत शासन अधिनियम है। ये एक पॉइंट था जिसको याद रखेंगे। तो ये हम देख लें कि सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था। अब 1919 का भारत शासन अधिनियम की विशेषता को हम जानेंगे। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हम लोग देखेंगे। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं में पहला विशेषता है कि केंद्रों में दुशासनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, यानी कि केंद्र में क्या होगा, दो सदन होगा। क्या होगा, केंद्र में दो सदन होगा। इसकी विधायिका की स्थापना किस में गई, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम में जो है केंद्र में दुशासनात्मक विधायिका की स्थापना की। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। प्रथम क्या थी, राज्य परिषद, दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 60 थे, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। क्या होता था, कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता था। तो उनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता था। और केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 144 थे, जिनमें से 104 निर्वाचित थे और 40 मनोनीत थे। कहने का मतलब ये है कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था ना, वो उसमें दो सदनात्मक थे। पहले में राज्य विधान परिषद था और दूसरा में केंद्रीय विधानसभा था। तो राज्य परिषद में 60 सदस्य थे और 34 निर्वाचित थे, तो उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। और जो विधान थी केंद्रीय विधानसभा, उसमें 144 सदस्य थे और 104 जो निर्वाचित थे और 40 मिनट। इनके कार्यकाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जो केंद्रीय विधानसभा थे उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। आगे बढ़ते हैं कि दोनों सदनों के जो है अधिकार थे वो समान थे। क्या थे, अधिकार दोनों के समान थे। आगे बढ़ के देखते हैं कि इनमें जो है सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। जो निचला सदन था, जो केंद्रीय विधानसभा था, उनको जो बजट पर स्वीकृति प्रदान करता था। ऊपरा जो विधान था राज्य परिषद, वो नहीं करता था। फिर दूसरा पॉइंट इनमें देखेंगे, प्रांतों में द्विज शासन प्रणाली का प्रवर्तन। ये बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। प्रांतों में द्विज शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में देश शासन के जनक जो है लियो कार्टेनेस है। पूछा जाता है कि द्विज शासन जो है प्रणाली है वो किस अधिनियम से संबंधित है, तो 1919 के जो है भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। द्विज शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया और द्विज शासन के जनक कौन है, लियो कार्टेनियस है द्विज शासन के जनक। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। इसे अंतरित भी कहा जाता है। तो एक बार इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बना हुआ था। जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन था कि स्थानीय जो स्वायत्तता है, स्थानीय स्वायत्तता वो किसका है, आरक्षित विषय है या हस्तांतरित विषय है। तो ऑप्शन भी दिया हुआ था। तो जो स्थानीय स्वायत्तता था वो हस्तांतरित विषय था। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें याद रखना पड़ता है। तो ये देखिए, स्थानीय जो स्वायत्तता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो हस्तांतरित विषय का जो है वो हस्तांतरित विषय में आता है। आगे हम बढ़ेंगे। 3 पॉइंट हम 1919 का शासन अधिनियम पढ़ चुके हैं। चौथे में कि भारत सचिव को अधिकार दिया गया, जो भारत सचिव थे उन्हें अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करें। क्या रहे, नियुक्ति करें। उन्हें अधिकार दिया गया भारत सचिव को कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करें। तो आपसे पूछा जाएगा कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अधिनियम से हुई, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुई। पांचवा पॉइंट है कि इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1919 भारत शासन अधिनियम से जो है भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसे पीएससी बोलते हैं, यूपीएससी बोलते हैं। और 1926 में ली आयोग बनाया गया। इसकी सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कई बार इसको पढ़ चुके होंगे। छठा पॉइंट में कि इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना अनिवार्य था। 6 सदस्य शुरू से चल रहे थे, तो कमांडर इन चीफ को छोड़कर जो है 6 सदस्य, उसमें से 3 सदस्य
होना क्या था, भारतीय होना अनिवार्य था, आवश्यक था। फिर 7वें पॉइंट में हम आते हैं, तो इसने सांप्रदायिकता आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित किया। तो 1919 का जो शासन अधिनियम है उसने सांप्रदायिकता के आधार पर जो भी सिख थे या भारतीय ईसाई थे, आंग्ल भारतीय थे, ये यूरोपीय थे, उनको पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 8वें पॉइंट में हम देखेंगे, तो इसमें जो है पहली बार केंद्रीय बजट पर राज्यों को बजट से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ कि केंद्रीय बजट को जो है राज्यों के बजट से किस अधिनियम से अलग किया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से अलग किया गया। 9वां पॉइंट देखते हैं कि इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। वैधानिक आयोग का भी स्थापना किया गया, गठन किया गया, जो 10 वर्ष बाद जो है जांच करेगा। 10वां पॉइंट है कि इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय को अध्यादेश को जारी करने की शक्ति निम्न रूप में बनाए रखा गया। यानी कि जो केंद्रीय विधानसभा था उसमें अध्यादेश जारी करने का शक्ति वो वैसे सीमित ही रहा। फिर इसमें देखते हैं कुछ विषयों से संबंधित विधेयक को विचारार्थ यानी विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक के वीटो करने या सम, सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे जो है वो उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए जाने या ना पारित किए जाने किसी विधेयक का अनुदान को प्रमाणित कर दे, तो ऐसे प्रमाणित विधेयक को विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। ये प्रावधान थे। आगे देखते हैं, डी देखेंगे कि यह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनकी अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रावधान होता था। ये सारे प्रावधान मिले हुए थे किन्हें, तो जो विधानमंडल थे, केंद्रीय विधान जो सभा थे, उन्हें ये अधिकार मिला हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं कि मोंटेग्यू चम सुधार भारत शासन अधिनियम 1900 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उसे इस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो लियोड जॉर्ज थे। कौन थे, लियोड जॉर्ज थे। अब लास्ट एक अधिनियम हम देखेंगे फटाक से इसको भी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके पॉइंट भी हम पढ़ लेंगे कि इससे जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। ये क्वेश्चन मैंने अभी देखा, बना रही थी यूपीएससी प्री के लिए, तो इसमें क्या पूछा था कि यह जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। लिखा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिनियम है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। क्वेश्चन बना हुआ है ऐसे, 1935 के अधिनियम में जो है 331 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां और इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार है। तो हम इसकी विशेषताएं फटाक से पढ़ लेते हैं। देखते हैं कि अखिल भारतीय संघ, यह जो है 11 यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हुए थे। ये सारे लोग थे जो संघ में सम्मिलित हुए, 11 ब्रिटिश, 6 कमिश्नर और रियासत लोग थे, लोग अपने से ही जो है संघ में सम्मिलित हुए थे। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, जो प्रांत से आते थे उनका अनिवार्य था कि वो सम्मिलित होंगे, किंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक थे, यानी कि देशी रियासत जो चाहे तभी सम्मिलित हुए चाहे ना भी सम्मिलित हुए, ऐसा था। देशी रियासतों में संघ में सम्मिलित नहीं हुए थे, देशी जो रियासत थे वो संघ में सम्मिलित नहीं हुए और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया उन लोगों को। आगे बढ़ते हैं, तो 1935 का ये भी प्रावधान है, 1935 का भारत शासन के प्रांतीय स्वतंत्रता, इस अधिनियम द्वारा जो है प्रांतों में द्विध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। जैसे कि हम 1919 का अधिनियम में देख चुके थे कि प्रांतों में द्विध शासन था, उसको समाप्त किस में कर दिया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम, बिल्कुल याद रखें, कई बार क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रांतों में देश शासन का अंत कर दिया गया, उन्हें क्या किया गया, एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि और भी इसका प्रावधान कि केंद्रों में द्वैध शासन प्रांतों से खत्म करके 1935 के अधिनियम में केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इस अधिनियम में जो है विधायी शक्ति थे उनके केंद्र और प्रांतीय के विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया, जिसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण हुआ। आप जानते होंगे 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची यानी राज्य सूची। तो ये परिसंघ सूची के विषय थे। परिसंघ सूची में विधानमंडल को विधान बनाने का जो है अनन्य शक्ति था। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, वायु सेना, जनगणना जैसे विषय आते थे। और प्रांतीय सूची में, जिसे राज्य सूची कहा जाता था, इसमें विषय पर प्रांतीय विधानमंडल को जो अन्य अधिकारिता थी यानी अधिकार था, इस यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांत के विधानमंडल को जो है कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची में कुछ विषय थे जैसे कि पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा।
शिक्षा को तो अब समवर्ती सूची में ला दिया गया है। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ और प्रांतीय जो है दोनों विधान बना सकते थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे कि दंडा विधि प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, ये सारे प्रावधान थे उल्लेखित, ये सारी चीजें हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो मेन पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उल्लेखित के अधीन करते हुए विधान परिषद को दूसरे मंडल की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ मंडल की जो है मंडल को प्रांतीय सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार था। दो प्रांतीय विधान मंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधान मंडल जो है प्रांतीय विधान मंडल के विषय में मतलब विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषय में परिसंघ विधि और प्रांत विधि अभिवासित थी। इस अधिनियम में अपशिष्ट शक्तियां विधायी शक्ति वायसराय के पास थी। आगे बढ़ते कि 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू और अंबेडकर जी की युक्ति क्या क्या है। एग्जाम में पूछा हुआ तो बिल्कुल याद रखेंगे कि नेहरू और अंबेडकर जी क्या कहते हैं। तो नेहरू कहते हैं कि गुलामी का अधिकार पत्र है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गुलामी का अधिकार पत्र किसे कहा गया है, तो नेहरू जी ने जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा। बिल्कुल याद रखते हुए चलेंगे, गुलामी का अधिकार पत्र कहा। फिर कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो 1935 का अधिनियम है वो एक कार तो है पर ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। अम्बेडकर देखते हैं कि अम्बेडकर जी ने 1935 के अधिनियम को क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान का प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। संघीय न्यायालय की व्यवस्था इस अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति जो है प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। आगे बढ़ाती हूँ थोड़ा सा। देखिए ब्रिटिश संसद की स्वच्छता, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। कोई भी अगर इस अधिनियम में परिवर्तन करना चाहता था तो वो ब्रिटिश संसद ही कर सकती थी। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। भारत परिषद का अंत, इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। देख रहे थे काफी समय से कि कई अधिनियमों में हमने देखा कि भारत परिषद चल रहा था, उसका अंत कर दिया गया। सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति का विस्तार देखेंगे तो सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति का विस्तार में है कि संघीय तथा प्रांतियों में व्यवस्थाओं के विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति को जारी किया गया। यानी कि सांप्रदायिक या कहिए कि सांप्रदायिक संघ और प्रांत में जो है उनमें जो है विभिन्न संप्रदाय प्रतिनिधित्व ले सके, उनको देने के लिए जो है वो सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति को जारी किया गया और उसका विस्तारित दलितों जाति और महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। उसका विस्तार जो है दलित जाति हो या महिला वर्ग हो या मजदूर वर्ग हो, उन तक उनका विस्तार किया गया। आगे थोड़ा सा देखते हैं कि इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। तो देखते हैं कि इसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 के अधिनियम से। अदन को इंग्लैंड के औपचारिक कार्यालय में अधीन कर दिया गया। फिर और देखते हैं कि जो है बरार के मध्य प्रांत को शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत जो है देश की मुद्रा और शाखा पर नियंत्रण के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 के चार्टर एक्ट में। इससे मताधिकार विस्तार किया और 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है कारण मुंबई में सिंध प्रांत ये हुआ। आगे थोड़ा सा बढ़ के देखते हैं क्या है। तो हम लोग 1935 के जो है भारत शासन अधिनियम को कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, लास्ट है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देखेंगे ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947, बिल्कुल याद रखेंगे सारे डेट को, पूछा जाता है एग्जाम में। मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ। तो देखिए 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। पूछा हुआ है कि जो है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की स्थिति को, तो 4 जुलाई 1947 याद रख लेंगे, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया। फिर देखते हैं कि जो कि 18 जुलाई 1947 को भी पूछा गया कि उसको स्वीकृति कब मिली थी। भारत स्वतंत्रता जो अधिनियम था, ये अधिनियम, उसको स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई 1947 को। कई बार क्वेश्चन बन चुका है। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी और इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। तो ये अधिनियम के प्रमुख पर 2 अधिराज्यों की स्थापना का ये प्रावधान किया गया था। तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उन्हें ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। ब्रिटिश सरकार जो है सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों के संविधान सभा को सौंपी जाएगी। जो भी संविधान सभा है दोनों राज्य के लिए, उनके लिए उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। और भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्य एक एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। गवर्नर जनरल की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करेगा। संविधान सभा जो विधानमंडल के रूप में कार्य करेगा जब तक
संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं, संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है, तब तक जो है विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। फिर देखिए कि भारत मंत्री पद जो है भारत मंत्री पद समाप्त कर दिए जाएंगे। भारत में जो भी मंत्री पद समाप्त कर जाएंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा चलाया जाएगा, नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक चलाया जाएगा। तब तक उस समय 1935 के भारत शासन अधिनियम ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरि का अंत कर दिया जाएगा। जो भी देशी रियासत तो ब्रिटिश का कोई अधिकार नहीं रहेगा। उनको भारत या पाकिस्तान के किसी भी अधिराज्य में शामिल होने और अपने भावी संबंधों को निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। वो किसी भी देश में रह सकते थे। इस नियम के तहत अधीन भारत डोमिनियन संघ बलूचिस्तान, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम सिलहट को छोड़कर भारत शेष अधिराज्य में मिल गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसी भी अधिराज्य को सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों को निश्चय करने की स्वतंत्रता है। 7 वाला पॉइंट देखेंगे। इस अधिनियम के अधीन जो है भारत में डोमिनियन सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिलों को छोड़कर, ये सारों को छोड़कर भारत का अधिशेष जो है, जो भी बाकी था, इन सारों को छोड़कर भारत में शामिल हो गया। आगे देखते हैं कि सिलहट जिला में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया गया था। पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था सिलहट जो क्षेत्र था। तो ये थे भारत शासन अधिनियम, जो कि हम लोगों ने शुरू से देखा। आपको अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्वेश्चन बनता है इससे। तो अच्छा लगे जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा साथियों। थैंक यू सो मच।